आज हमारे बीच सुरक्षा विशेषज्ञ कर्नल RSN सिंह साहब हैं। कर्नल साहब, आप जहाँ पे भी जाते थे, आप इंडियन फॉल्ट लाइन मैप के ज़रिए अपने दर्शकों और श्रोताओं को सुरक्षा की चुनौतियों के बारे में बताते थे। वह मैप इंडियन फॉल्ट लाइन जो आपने 2010 में बनाया था, आज 2022 है। 12 सालों में जाहिर सी बात है, सुरक्षा की चुनौतियों और इसके परिप्रेक्ष्य में जरूर बदलाव आया होगा। कहीं परिस्थितियों में सुधार तो कहीं नई समस्याएं उत्पन्न हुई होंगी। हमारे दर्शकों को तुलनात्मक विश्लेषण बहुत लाभदायक होगा। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि मैं और पुष्पेंद्र जी का एक लंबा संबंध रहा है। हम देश के कई हिस्सों में गए हैं, कम से कम 40-50 जगह हमारा साथ का दौरा रहा है और हमने लोगों को संबोधन किया है वहाँ पे। और मैं जहाँ भी जाता था, ये इंडियन फॉल्ट लाइन मैप मैं साथ में ले जाता था और लोगों को ये मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता था, उनको समझाने की कोशिश करता था कि हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमारी चुनौतियाँ क्या हैं। अमूमन हमने देखा है कि लोग अपने जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, जो अपने इर्द गिर्द का जो वातावरण है, चाहे वो स्टेट में हो या कोई शहर में हो या कोई गांव में हो, उससे हट के लोगों को वो बड़े परिप्रेक्ष्य में नहीं देखते हैं चीज़ों को। और जो आपके दुश्मन हैं, चाहे वो बाहरी दुश्मन हो या आंतरिक दुश्मन हो, वो हमेशा उनका परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा होता है। अब जैसे आप जिहाद का ही ले लीजिए, तो जिहाद कोई एक जगह, एक प्रांत तक सीमित नहीं है, उसका बड़ा व्यापक रूप है। पूरी जो दर्शन है इस्लाम की, वही ग्लोबल है। वो पूरी दुनिया, वो तो कहते ही है कि पूरी दुनिया या तो दारुल इस्लाम में बटी हुई है, दो भाग में बटी हुई है, दारुल इस्लाम और दारुल हर्ब में। तो उनकी सोच बिल्कुल व्यापक है। उसी तरह से चर्च की जो भी गतिविधियां हो, चाहे वो मणिपुर में हो रहा हो या कठुआ में हो रहा हो या सांबा में हो रहा हो या बिहार में हो या झारखंड ट्राइबल एरियाज में है, उनकी भी एक व्यापक सोच है। अमेरिका से मैंने अपनी किताब में ये चीज़ लिखी है कि अमेरिका से एक लड़का कैसे, उसका नाम था चाउ, 22 साल का लड़का अंडमन्स में आया था, उस आइलैंड में, सैनिटल आइलैंड्स में कन्वर्ट करने, जहाँ पर कि जाना परमिटेड नहीं है। तो उनका भी ग्लोबल सोच है। तो कभी कभी तो मुझे ये, मैं सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ कि क्या ये जो प्रांतीय और विविधता की जो बात करते हैं, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये विविधता केवल हिंदुओं पर लागू होता है इस देश में? बाकी साउथ से लेके कश्मीर तक सारे मुसलमान उर्दू पर वो इसरार करते हैं। बांग्लादेश लैंग्वेज के नाम पे बना, लेकिन आप देखिए आज वेस्ट बंगाल में पाकिस्तान टूटा था, जो पूरी जो ईस्ट पाकिस्तान में जो आंदोलन चली, वो भाषा से ही शुरू हुई थी, वे बैक इन अर्ली 1950s। लेकिन आज बंगाल में मुसलमान को उर्दू पढ़ाया जा रहा है, उर्दू टीचर्स को पैसे दिए जा रहे हैं। तो जितनी आपकी, चाहे वो माओवाद की सोच हो या लेफ्टिस्ट विचारधारा हो या कोई विचारधारा, उनकी तो अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। इस्लाम भी एक अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा है। लेकिन जब हम वही कहते हैं कि ये जो कहते हैं कि आपने जो कुछ राइट्स दे रखे हैं लोगों को, क्योंकि ये अमुक जगह से, अमुक प्रांत के, क्या वो हिंदुओं पे ही लागू होता है? वो तो जब पूरा हमारा खतरा, मान लीजिए, पैन इंडिया बेसिस पर हो, तो हमारी सोच भी पैन इंडिया होनी चाहिए। और इसीलिए मैंने ये नक्शा मैंने सबसे पहले इंडियन डिफेंस रिव्यू के लिए बनाया था। और उस समय
जो एडिटर थे स्वर्गीय भरत वर्मा साहब उस समय थे, और बड़े खुश हुए थे इसको देख के वो। और उसके बाद से मैं इसको जहाँ भी गया हूँ तो इसको लोगों को इस पे मैंने समझाने की कोशिश की, उनको सेंसिटाइज करने की मैंने अपनी कोशिश की। कितना कामयाब रहा मैं ये नहीं जानता हूँ, लेकिन हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2010 और 2022 के बीच में तस्वीर बहुत बदली है, परिप्रेक्ष्य बहुत बदला है। और आपने ये भी सही कहा कि कुछ कुछ चीज़ें बेहतर हुई हैं, तो कुछ चीज़ें चिंताजनक भी हो रही हैं। ये जो फासला जो है 2010 और 2012 का 12 साल में, तो ये मैंने आपने जैसा कहा कि इसका एक अगर तुलनात्मक विश्लेषण करें तो ये हमारे लिए में वाकई में बहुत लाभदायक होगा। तो मैं अपनी बात मैं शुरू करता हूँ। देखिए, पुराना नक्शा है, उसको एक बुनियाद, उसी को बुनियाद बनाते हैं। ये 2010 का नक्शा है। अब मैंने ये देखिए, इसमें आपको न्यूक्लियर पाकिस्तान, न्यूक्लियर चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, ठीक है, ये तिरुपति टू पशुपति, ये कॉरिडोर, माओइस्ट का कॉरिडोर, ये लाल जो आप देख रहे हैं, ये वो था। और ये आप देख रहे हैं, ये जो इलाहाबाद के नीचे अगर कोई आप लाइन ड्रॉप करें तो वो लाइन इसको मैंने इंडियन फॉल्ट लाइन माना था, क्योंकि ये इसके पूर्व में यानी ईस्ट में बहुत समस्याएं थी, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम था, और मेरा अपना ये मानना था कि जो ये पश्चिमी हिस्सा जो है वो पूर्वी हिस्सा को अपने को वो खींच के ले जा रहा है। और ये बदहाली जो है, इसका उस समय कोई निजात नहीं दिख रहा था। तो ये था 2010 के मैप में। तो अगर आप देखें इस मैप में, तो मैंने दिखाया था ये पाकिस्तान, जिसके साथ आपका अगर टोटल बॉर्डर्स ले लें इंडिया का, पहली बात लंबाई और चौड़ाई तो आपको मालूम है, करीब 3241 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 3214 किलोमीटर लंबाई, और चौड़ाई जो है वो 2933, तो 3214 लेंथ है इंडिया का, मतलब मेन लैंड का, और 2933 इतने ब्रॉडेस्ट पॉइंट पे। अगर आप सरहदों के दायरे में इसको देखें तो कोई 15,200 किलोमीटर लैंड बाउंड्री है, और उसी का आधा करीब 7,500 किलोमीटर ये कोस्ट लाइन है। अब अगर हम शुरू करें यहाँ से, तो ये देखिए 3,330 किलोमीटर हमारा पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है। इस 3,330 में आप देखिए तो पंजाब के साथ करीब 547 किलोमीटर है, और राजस्थान के साथ 1125 किलोमीटर है, और बाकी गुजरात के साथ भी तकरीबन 500 किलोमीटर है, और JNK के साथ पाकिस्तान का जो बॉर्डर है 1570 किलोमीटर्स है, जिसमें ऑलमोस्ट 890 किलोमीटर्स जो है वो 780 किलोमीटर्स वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का भी हिस्सा है। तो इसको अगर आप बारीकी से देखें अगर आप, तो पंजाब और राजस्थान मिला के आधा बॉर्डर वो बनता है। उस आधे बॉर्डर में अब जो सवाल उत्पन्न होता है कि क्या जो वहाँ सरकारें हैं आप उन पे भरोसा कर सकते हैं? क्या उन सरकारों का, खास करके जो नई सरकार जो पंजाब में बनी है, क्या उस सरकार को आप लोग ऐसा समझते हैं कि वो राष्ट्रवादी सरकार है? क्या कोई ये कह सकता है कि ये जो सरकार जो है उनका कहीं बाहर के एलिमेंट्स, खालिस्तानियों वगैरह से कोई तालमेल नहीं है? क्या कोई कह सकता है कि उसका मतलब ISI से कोई लिंक नहीं है? ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि
जब बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो इन्हीं के नेता ने एक बार आपको कहा था, उन्होंने कहा था कि ये फॉल्स है। दूसरा, जब हमारे यहाँ जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस समय इन्होंने एक बयान दिया कि ये बिल्कुल ये फर्जी स्ट्राइक था, और अगले दिन पाकिस्तान के सारे अखबारों में उसकी चर्चा हुई, उसके हेडलाइंस छपे और एक तरह का लेजिटिमेसी मिल गया। और यही वो पाकिस्तान चाहता था कि उसकी आवाम जो है उसको कम से कम ये निश्चिंत रहें कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो अगर आप पूरी पृष्ठभूमि देखें, इनका जो शाहीन बाग में रोल था, आज के अखबार में जो न्यूज़ है उसमें भी ये है कि इनके 2 आदमी जो दिल्ली राइट्स हैं उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, इनके 2 MLAs इन्वॉल्व थे। तो ये 3,330 किलोमीटर में क्या ये 547 किलोमीटर पर आप इत्मीनान रख सकते हैं? भाई रही बात राजस्थान की, तो जो ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं वहाँ की भी जो सरकार है उसका भी वैसे ही रवैया है। अब दूसरी बात, दिस इज हाउ पॉलिटिक्स impinges ऑन सिक्योरिटी। आप अगर ये उसी तरह से आप अगर चाइना के उसमें संदर्भ में बात करें तो 3,440 किलोमीटर ये बॉर्डर है चाइना के साथ। इस 3,440 किलोमीटर में अरुणाचल के साथ जो बॉर्डर है वो है करीब 1125 किलोमीटर, और JNK ये लद्दाख, JNK जो उस समय था लद्दाख, यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है, उनका 1570 किलोमीटर। तो आपने एक राजनीति का एक विभत्स स्वरूप देखा सुरक्षा के ऊपर में, जो मैंने आपको उदाहरण दिया अभी। अब ये भी है अरुणाचल ये एरिया जो है आपके अरुणाचल का, ये अरुणाचल के एरिया में चर्च ने बहुत घुसपैठ करने की कोशिश की, और बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं एक बात कह रहा हूँ कि वहाँ पे वेटिकन के कहने पे एक मुख्यमंत्री को रातों रात बदल दिया गया था, और जो इंस्ट्रूमेंटलिटी था वो ये तिरप सेक्टर जो है अरुणाचल प्रदेश का, वो सारे क्रिश्चियन MLAs आते हैं, उनको एज अ लिवरेज यूज़ किया गया था, और ये वेटिकन के डायरेक्टली कहने पे वो सरकार बदली गई थी, उस मुख्यमंत्री को बदला गया था। और ये बात किसी और ने नहीं, मैंने ये उसके हॉर्सेस माउथ से मैंने ये बातें सुनी। दूसरी बात कि ये जो मैंने कहा 1570 किलोमीटर इसका लद्दाख के साथ है, शुक्र मनाइए 370 हटा है। 370 हटने के बाद ये जो कश्मीर का जो इनकी जो ज़मींदारी जो चलती थी लद्दाख और जम्मू में, वो ज़मींदारी लद्दाख से ख़त्म हो गई है, काफ़ी मतलब बिल्कुल ख़त्म हो गई है। और अब हमारी जो केंद्रीय सरकार है या हमारी जो सुरक्षा की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल इस पर अपना फोकस कर सकती हैं, इस पर ध्यान दे सकती हैं। क्योंकि पहले एक स्टेट में 2 बॉर्डर्स, एक पाकिस्तान से लगा हुआ, एक चाइना से लगा हुआ, और आप माने नहीं या माने, आपका सेंट्रल सिक्योरिटी एपरेटस चाहे जो भी हो, आपकी चाहे वो पैरामिलिट्री फोर्स आर्मी हो, एयरफोर्स हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, बिना स्टेट गवर्नमेंट के आप कोऑपरेशन के कुछ नहीं हो सकता है। और हमने ये कश्मीरियों में ये रवैया हमेशा देखा कि वो हमेशा ब्लेम करते थे, वो हमेशा उनकी कोशिश रहती थी कि किस तरीके से भारतीय सेना को बदनाम किया जाए, और वो एक पाकिस्तानी सेना को की तारीफ में वो कभी चूकते नहीं थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे यहाँ कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं
वो स्टेट गवर्नमेंट्स जो अपने बॉर्डर के उस पार हैं उसको दुश्मन नहीं मानकर अपने केंद्र सरकार को ही दुश्मन मानने लगे, अपना जो सेंट्रल का जो सिक्योरिटी अपरेटस है उसको ही दुश्मन मानने लगे, तो ये बहुत चिंताजनक ही है। और इसी सिलसिले में मैं आपको बता दूं कि वेस्ट बंगाल, अब ये वेस्ट बंगाल आप देखिए, वेस्ट बंगाल अब ये टोटल करीब 4100 किलोमीटर्स बांग्लादेश के साथ बॉर्डर है। इसमें कोई 5 स्टेट्स हैं जो जो जिनके साथ बॉर्डर है बांग्लादेश, ये वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है। उसमें सबसे ज़्यादा बॉर्डर अगर है तो 2226 किलोमीटर वो है ये वेस्ट बंगाल के साथ। तो आधी बॉर्डर जो है वो वेस्ट बंगाल से है। और वेस्ट बंगाल का एक्चुअली आप देखोगे तो वेस्ट बंगाल का ये भूटान के साथ भी बॉर्डर है, जिसको आप सिलीगुड़ी करेंगे कोई 175, तो दो देशों के साथ बॉर्डर है। अब ये 2000 करीब 2500 किलोमीटर 2226 किलोमीटर बॉर्डर, अगर इसमें स्टेट गवर्नमेंट अगर कोऑपरेटिव नहीं है, वो साथ नहीं देती है, अगर वो सुरक्षा के मामले में केंद्र से कदम नहीं मिला के चाहिए, तो जाहिर सी बात है कि जो सुरक्षा स्थिति होगी उसका क्या हश्र होगा, आप जानते हैं। और हश्र बहुत बुरा हो रहा है साहब, हश्र बहुत बुरा हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले की घटना है, आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि 2 बीएसएफ के लोगों पे, एक इंस्पेक्टर और एक जवान, उन पे रेप के चार्जेस लगा दिए गए। आप ध्यान से अगर उस न्यूज़ आइटम को पढ़ोगे तो उसमें ये रिपोर्ट ये किया गया है कि एक 23 वर्ष की महिला बॉर्डर को इलीगली क्रॉस कर रही थी, उसको एक टाउट लेके आया था वहाँ पे। वो कहाँ जा रही थी तो कहा गया कि वो उसका हस्बैंड जो है वो बांग्लादेश में रहता है। अब सोचने वाली बात है कि इस तरह के क्रॉस बॉर्डर मैरिजेस कैसे होते हैं, क्या होता है, उनका तरीका क्या है। और अगर इतने फ्रीडम है मूवमेंट की, अगर कोई रेगुलर ये फीचर है, तो ये कितना चिंताजनक बात है, ये कितना चिंताजनक बात है। और मतलब क्या एक टाउट भी उसमें अरेस्ट हुआ है, तो क्या मतलब ये वहाँ पे क्या पूरे टाउट की भरमार है, वहाँ पे होनी चाहिए। अब इसको अगर आप रीड बिटवीन द लाइंस का है, मैं उस पर नहीं जानता वो लीगैलिटी पे, रेप पे, उस पे, लेकिन ये सवाल जो मैंने किए वो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं। और आपको ये ताज्जुब होगा कि बीएसएफ के खिलाफ वेस्ट बंगाल के लेजिस्लेटिव असेंबली में पूरी वो उठाई गई, ये पूरा सवाल उठाया गया। एक उनके जो रूलिंग पार्टी के एक मिनिस्टर हैं, और ख़ास करके वो मिनिस्टर जो अभी जिनके घर से ढेर सारा पैसा मिला, ठीक है ना, उन्होंने एक प्रकार से गाली दी बीएसएफ को, इतना ज़्यादा, मतलब इतने गंदे शब्दों में उसको पोर्ट्रे किया बीएसएफ को कि अगले दिन जो एक अमुक पॉलिटिकल पार्टी एक पूरी अपनी डेलीगेशन लेके गई उनसे माफ़ी मांगने कि इनके जो बर्ताव हैं उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आप सीबीआई को चैलेंज कर रहे हो, आप ईडी को चैलेंज करो, आप चैलेंज करते करते आप बीएसएफ को आप चैलेंज करने लगे, कल आप फौज को चुनौती देने लगोगे। तो ये बताइए कि क्या ये रियली में, ये तो लोगों को जानबूझकर उनके मोराल को, उनके हौसले को वो चोट पहुंचा रहे हैं, ताकि जो ये बॉर्डर रिजीम जो है पूरा इंडो बांग्लादेश बॉर्डर का, वो समाप्त हो जाए। क्योंकि जब आप किसी में, जैसे यही कश्मीरी भी यही काम करते थे,
जो आज बंगाल में ये कर रहे हैं वही काम कश्मीरी भी करते थे। तो जब आपने वो बॉर्डर रेजिम पर आपने अटैक किया, लोगों का हौसला इस तरह से गिर गया, उसके बाद ये पूरा पैसा जो है ये कैटल स्मगलिंग का, ये राजनीतिज्ञों के पास जाता है। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, ये जहां पे 27% वोट मुसलमानों की हो, वो कहते हैं कि भाई बॉर्डर रेजिम को उनकी यही मांग रहती है अंदर, मतलब मैं नॉट ओवर्टली बट उनकी कोवर्टली मांग होती है कि हमारे और बांग्लादेश में कोई फर्क नहीं है, वो हमारे दारुल इस्लाम का हिस्सा है, हम तो दारुल हर्ब में रह रहे हैं। और जिहाद के मामले में आप कम नहीं आंकना चाहिए इन लोगों को। याद रहे लोगों को कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग की स्थापना ईस्ट पाकिस्तान वालों ने ही की थी। पूरे सब कॉन्टिनेंट में उस जमाने में सबसे कट्टर लोग यही थे। जब गांधी जी नोआखाली गए थे तो आपको लोग ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये सब करते, तो ये अपने साथ कुछ भजन भी गाते थे, कुछ उसका भी वो कुरान से भी कुछ कुरान का भी वो होता था, लोग उसका भी उच्चारण करते, कुरान के जो ये है जो उनके आयतें हैं उसका लोग उसको भी पढ़ते थे। अब ये सब शांति के लिए हो रहा था, लेकिन मुसलमानों ने ऑब्जेक्ट किया। पहली बात कि उन्होंने कहा ये ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये मत बोलिए हमारे स्टेज से। दूसरा, हिंदू को अलाउड नहीं है, काफिर नहीं पढ़ सकता है कुरान को। आप जो मैं कह रहा हूं उसको आप काइंडली चेक कीजिए। तो ये जो मैंने बॉर्डर का जो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन दिया, ये मैंने यही दिखाया कि हाउ पॉलिटिक्स इम्पिंजेस ऑन सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री। लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, बट इंटरनल सिक्योरिटी किसका है? और इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर पे ओवरराइड करता है कि नहीं करता है? इसीलिए बॉर्डर स्टेट्स के संदर्भ में अलग कानून बनने चाहिए। वहां सेंट्रल गवर्नमेंट की वहां ज्यादा पावर्स होनी चाहिए। आप बताइए साहब, अभी बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन, ये जो मैं कहा, ये किस बात पे हंगामा हुआ था असेंबली में कि जो बीएसएफ का ज्यूरिसडिक्शन है वो 15 किलोमीटर से बढ़ा के वो 50 किलोमीटर कर दिया गया इल्लीगल माइग्रेशन के लिए। अब मान लीजिए आज के दिन में, आज आप देख रहे हैं कि ड्रोन्स कहाँ से कहाँ तक चले जा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई 15 किलोमीटर वाला वो लाइन क्रॉस कर गया तो फ्री है। देन इट इज द पुलिस ऑपरेटर्स विच विल एप्रीहेंड हिम। तो उसको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें तो सभी जो राज्य सरकारें हैं, जो कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, उनको तो इस बात पे खुश होना चाहिए। वही पंजाब में भी है। तो ये हमारी ये असलियत है। दूसरा, मैं आपको ये जो पिछला नक्शा मैंने बनाया था उसमें मैंने ये दिखाया था, ये न्यूक्लियर पाकिस्तान और न्यूक्लियर चाइना। देखिए, आपको मालूम है कि चाइना 1966 में न्यूक्लियर हुआ। पाकिस्तान, आपको मालूम है, हमारे न्यूक्लियर टेस्ट के बाद 1998 में, ठीक है। लेकिन ये सब पूरी दुनिया को ये बात मालूम थी कि उसके पास क्षमता 80 के आसपास आ गई थी। अमेरिकन जानते थे, एक बहुत इंपॉर्टेंट लड़ाई लड़ रहे थे वो। प्रॉक्सी वॉर का आखिरी गेम चल रहा था। ये मैं कह रहा हूँ कोल्ड वार का, शीत युद्ध का आखिरी गेम चल रहा था अफगानिस्तान के बैटलफील्ड में। तो उन्होंने नज़रअंदाज किया। इस
वॉर इन अफगानिस्तान का बहुत फ़ायदा उठाया था ज़ियाउल हक ने, और यहाँ वहाँ से, चाइना से, इधर से, सभी जगह से स्मगलिंग करके इन्होंने सब कुछ इकट्ठा करके एक बॉम्ब इनके पास था। और इसीलिए वहाँ को जो CIA जो है, उन्होंने इसके बाद ना वो रास्ते से हटा दिया उसको, ज़ियाउल हक को। ठीक है, उसका एक ये न्यूक्लियर वेपन ही उसकी जान ले ली। जब तक वो जिहादी कॉज को फुलफिल कर रहा था तब तक वो अमेरिकन के लिए ठीक था। बाद में वो मॉन्स्टर बन गया, ही बिकेम अ न्यूक्लियर मॉन्स्टर। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अगर ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, तो आपको ये एहसास होगा कि जब न्यूक्लियर पैरिटी हो जाता है तो उसके बाद प्रॉक्सी वॉर की शुरुआत होती है। फिर कन्वेंशनल इंगेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स का स्कोप जो है बहुत कम हो जाता है। अगर आप कोल्ड वॉर देखेंगे, रशिया ने सबसे पहले, ये अमेरिका ने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में आपको मालूम है हिरोशिमा और नागासाकी में अपना वो दिखाया था। अगस्त 1949 को सोवियत रशिया ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। उसके बाद से आप देखो कोल्ड वॉर बिल्कुल राइट अर्नेस्ट में और इंटेंसिटी में शुरू होता है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर थे। उनको मालूम था कि कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में वो बहुत घातक सिद्ध होगा, तो इसलिए प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया, जिसको प्रॉक्सी वॉर को शीत युद्ध, कोल्ड वॉर का। अभी प्रॉक्सी वॉर में एक्टर्स कौन थे? स्टेट्स थे। एक के बाद एक स्टेट पर इन्फ्लुएंस हो रहा था, एक के बाद एक, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, ऐसे करके, मतलब ये इन्फ्लुएंस में आते जा रहे थे। वियतनाम तक पहुंच गया था। वियतनाम में लोग कहते हैं कि वियतनाम में हासिल क्या हुआ। अमेरिकन सारे लोगों को ये इससे बड़ी बेवकूफ़ी की बातें नहीं हो सकती हैं। विक्ट्री केवल टेरिटोरियल नहीं होता है। जितने दिन वियतनाम की वॉर चली, 15 साल, उस 15 साल ने कम्युनिज्म को रोक के रखा वहीं पर, वरना अगला टारगेट था थाईलैंड, और थाईलैंड के बाद होता है इंडिया। आप समझ रहे मेरी बात? 15 साल उन्होंने उसको रोक के रखा था। तो जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शीत युद्ध हुआ, उसी तरीके से हमारे संदर्भ में जब चाइना ने 1966 में अपना एटम बॉम्ब ये फोड़ा, उसके बाद से आप देखोगे कि इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे उसका दखल अंदाजी बढ़ गया। पहले सोवियत रशिया का था और बाद में उनका हो गया। अब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना भी अपना इन्फ्लुएंस कार्व करने लगी। तो उनका न्यूक्लियर टेस्ट और राइज ऑफ नक्सलिज्म, चारू मजुमदार एटसेट्रा इन 1967, आप दोनों को कोरिलेट करके देख लो। आप उसी तरीके से पाकिस्तान आप देखोगे कि जैसे ही ये वॉर इन अफगानिस्तान खत्म हुआ, उसके बाद से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया। ये प्रॉक्सी वॉर किस कॉन्फिडेंस से इसको शुरुआत इसकी की गई? पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया था, नॉट ऑफिशियली, अनऑफिशियली, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और उसके आड़ में वो प्रॉक्सी वॉर करने लगा कि कन्वेंशनल वॉर तो होगा नहीं, हमारे पास जिहादी हैं, दुनिया के सबसे बड़े हथियार, टेस्टेड हथियार। ठीक है, आपको कौन सी AK-47 और उसके क्या ज़रूरत है, और ये आर्म्स और ये इस तरह के सोफिस्टिकेटेड आर्म, यू गॉट ये जैसा आपने कहा बिल्कुल हिस्टोरिकली टेस्टेड आर्म, तो उन्होंने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो भी न्यूक्लियर शैडो में हुआ,
हुआ। अब आप चाइना का कोरिलेट कर लीजिए न्यूक्लियर वेपन्स के साथ, पाकिस्तान का कोरिलेट कर लीजिए। अब सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि हमने नहीं सोचा था। आप अपने खुद से जो नॉट सुपीरियर इज नॉट द वर्ड, एक स्टेज होता है हर कंट्री के डेवलपमेंट में, आपसे जो मजबूत है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पूरी दुनिया ये समझती है कि न्यूक्लियर वेपन सबसे बड़ा वो है, न्यूट्रलाइजर है। आज नॉर्थ कोरिया भी देखिए क्या है, उसके जैसा ना कोई डिक्टेटोरियल देश हुआ है, वो एक टोटली क्लोज कंट्री है, पूरी दुनिया को परेशान किए हुए हैं। अमेरिकन परेशान घूम रहे। उसने मिसाइल दिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान ने कुछ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दिया, चाइना ने ही उनको बोल के कहा कि अच्छा तुम उसको न्यूक्लियर मिसाइल दे दो, तुमको ये दे देगा। ये वो दैट वाज द रूट एक्चुअली जो पाकिस्तान को दिया गया। तो जब 1962 वॉर हुआ तो हमारे यहाँ भी लोगों ने कहा कि एक ही तरीका है, ये 2-4 साल में तो हम उनका बराबरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर डिटरेंस लाना है तो न्यूक्लियर वेपन बनाओ। और होमी जे भाभा और शास्त्री इस काम को बहुत बहुत डिलीजेंटली परस्यू कर रहे थे। होमी जे भाभा ने एक इंटरव्यू दिया था ऑल इंडिया रेडियो को कि मैं अगर चाहूं तो 18 महीने में आई कैन डेवलप अ न्यूक्लियर वेपन। होमी जे भाभा के जहाज को क्रैश करवा दिया गया। जिस तरह से जिया को मारा था वैसे ही उनको मारा गया। और आई थिंक फ्लाइट वॉज एयर इंडिया 101, 117 पैसेंजर थे, एल्प्स में क्रैश किया था। और बाद में एक क्रॉली करके था उस जर्नलिस्ट, उसने एक CIA डगलस और क्रॉली, उसने CIA के एक अहदेदार से उसने इंटरव्यू लिया था और उसने इस बात की एक्नॉलेज की थी कि हाँ अमेरिका नहीं चाहता था उस समय के इंडिया न्यूक्लियर ये बम बनाए। अगर हम बना देते तो उस समय जो जियोपॉलिटिकल जो हालात होते जो और जो स्ट्रैटेजिक हमारा जो डायरेक्शन होता वो उसमें बहुत फर्क आता। और ये होमी जे भाभा ही नहीं है, केवल हमारे कितने साइंटिस्ट टारगेट हुए। आपको तो मालूम है पूरी मूवी बनाई गई वो नम्बी नारायण के उसमें वो कायरोजेनिक इंजन से। तो होमी जे भाभा की जान न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण गई और मेरा अपना मानना है कि लाल बहादुर शास्त्री की भी जान भी उसी के लिए ली गई थी। अगर आप यूक्रेन युद्ध भी देखें, इसको पहले युद्ध कहना गलत होगा, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, मतलब ये पूरी काइनेटिक एनर्जी रशियंस नहीं यूज कर रहे हैं जितना TNT है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर वो जिन इलाकों पे वो कब्जा चाहते हैं उन पे उनको ज़्यादा पनिश नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके अपने लोग हैं, रशियंस है वो जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ ये है। तो ये भी एक न्यूक्लियर साये में ही हो रहा है। ये अमेरिका एक तरह की प्रॉक्सी वॉर ही लड़ रहा है वहाँ पे, उसका भी कारण न्यूक्लियर ही है। लेकिन हमारे संदर्भ में जो प्रॉक्सी वॉर का रूप हुआ वो शायद दुनिया में किसी देश में नहीं हुआ। और वो इस तरीके से हुआ कि अगर यूं कहा जाए, अगर विश्लेषण किया जाए तो ये बिल्कुल मैंने जितने उदाहरण दिए आपको, वो एक बात को स्थापित करता है कि न्यूक्लियर वेपन्स के शैडो में, उसकी छांव में प्रॉक्सी वॉर को चलाया जा सकता है। और अफगानिस्तान में जो सोवियत फोर्सेस और जिहाद में जो क्लैश हुआ,
उससे ये भी साबित होता है कि न्यूक्लियर पावर को प्रॉक्सी वॉर से हराया जा सकता है। कितने सारे उसके पास 8-10 हज़ार न्यूक्लियर वेपन्स थे उसके आर्सेनल में, आज 6,000 कुछ है। उस समय की सोवियत रशिया की बात कर रहा हूँ। ICBMs थे उसके पास, लेकिन प्रॉक्सी वॉर के आगे उसको झुकना पड़ा और सोवियत यूनियन के टुकड़े हो गए। कोलैप्स हो गई कंट्री। तो ये हमको ये लेसन मिलता है कि न्यूक्लियर वेपन पावर को प्रॉक्सी वॉर से हराया जा सकता है, और वही चीज़ ये कोशिश कर रही। अमेरिकन्स रशियंस के अगेंस्ट यूक्रेन में यही कोशिश कर रहे हैं वो। लेकिन हमारे उसमें क्या हुआ, हमारे संदर्भ में देखिए, ये जब ये अफगानिस्तान में युद्ध खत्म हुआ, उसके बाद एक तूफान सा आया यहाँ पे जिहाद का, ग्लोबल जिहाद का, और जितने ये मतलब ये वेटरन्स थे वहाँ के जिहादी जो अफगानिस्तान के, वो सब का उन सब का जो रुख है वो हिंदुस्तान की तरफ वो कर दिया गया। खासतौर पर कश्मीर, वही कश्मीर की बात करूँ मैं, इस इलाके की बात कर रहा हूँ। ये देखिए, ये कश्मीर सेंट्रिक जिहाद की, यहाँ पे उज़्बेक, अफगान, कई नेशनलिटी के लोग, चेचन, सारे लोग यहाँ पे आए, और उस ग्लोबल जिहाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा था उस समय का मुख्यमंत्री, जिसका नाम था मुफ्ती मोहम्मद सईद, और होम मिनिस्टर था सर, सॉरी, मैं वही गृह मंत्री, सॉरी मेरे मुंह से गलत है ना, गृह मंत्री। और ग्लोबल जिहाद को लाने के लिए उसने अपनी बेटी को अगवा करवा दिया। लेकिन ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह को उसको मुख्यमंत्री बनाना पड़ा, सॉरी उसको गृह मंत्री बनाना पड़ा भारत का? कौन सी मजबूरी थी? क्या उस समय की जो ग्लोबल पावर्स थे, और खास करके अमेरिकन्स, क्या वीपी सिंह को गद्दी में बैठाने का उनका तो षड्यंत्र नहीं था? क्योंकि उस जमाने में अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में बहुत लोग थे जो कि चाहते थे कि कश्मीर जो है वो अलग हो जाए। पाकिस्तान को पुरस्कृत भी तो करना था, वो भी एक कारण हो सकता है। लेकिन ये पूरा का पूरा इतने बड़े कंट्री में वो कहाँ टूरिज्म मिनिस्टर था, वो कश्मीर से ही एक कश्मीर की पॉलिटिक्स करता था। यहाँ पे आके वो मुजफ्फरनगर से उसने चुनाव लड़ा, और ये जो आपका गवर्नर था सतपाल मलिक, वो आजकल जो गालियाँ निकालता फिरता है, वो बहुत मदद की थी इसकी, बहुत मदद की थी इसको जीतने में। इसीलिए आज उनकी बेचैनी बड़ी, वो उनकी जो बौखलाहट और बेचैनी है, मुझे पता नहीं, शायद इनको 370 के बारे में भी नहीं बताया गया था कि हटने वाला है। और हो सकता है शायद इनको इसलिए गवर्नर बनाया गया हो कि इनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं महबूबा मुफ्ती के परिवार से, तो कोई शक ना पैदा हो। तो लेकिन अब वो बहुत बेचैन घूम रहे हैं, वो बहुत बेचैन घूम रहे हैं। तो ये देखिए, ये जिहाद जो है इस वाले मैप में आप देखिए, बट दिस वाज कन्फाइंड टू कश्मीर, ठीक है ना। धीरे धीरे ये बढ़ते बढ़ते आपको मालूम है कि 26 से 11 हुआ, हाँ। लेकिन उस समय ग्लोबल जिहाद
इतना पैठ नहीं बनाया था। इट वॉज ऑल लोकल, लश्कर तोयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, ये सारे के सारे मतलब यहाँ पर ये थे। उस समय अलकायदा वगैरह इंडिया पर कुछ हावी नहीं थे, इस्लामिक स्टेट था ही नहीं। तो ये उस समय का ये है 2010 का। लेकिन उस समय जब ये हालात कश्मीर में थे तो इनको, जो माओवादी थे, इनको लगा कि ये यही मौका है, और फिर वो उसी समय में माओवाद भी बढ़ा और जिहाद भी बढ़ा। और फिर ये फैलते फैलते फैलते, आपको मालूम है, ये जिसको तिरुपति टू पशुपति कहते हैं, नेपाल में भी उनका बड़ा वर्चस्व था। अब तो वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं, अब तो लगता ही नहीं है कि ये माओवादी भी हैं। अब तो स्कॉच, वो प्रचंडा भी वो स्कॉच पीता है, टाई वाई पहन के घूमता है, ठीक है। तो ये देखा गया है क्रांतिकारियों की कि बस वो जैसे ही जंगल से निकलते हैं और स्कॉच की पहली शराब की वो मिलती है ना, पहली पेग, तो उसके बाद से उनका उनमें बदलाव शुरू हो जाता है। तो वहाँ भी बदलाव हो रहा है, इधर भी बहुत बदलाव हो रहा है। हमारे यहाँ भी दो तरह के माओवादी हैं। एक तो ये अर्बन नक्सल्स, ये जो कोर्ट में आपको दिखते हैं, ठीक है ना, ये सब रात को स्कॉच पीने वाले लोग हैं। और एक जो वो जंगल में रहता है, ठीक है, और वो जंगल वाला ही पैसे उगा के इनको स्कॉच के पैसे देता है। ये सारे के सारे हर सुबह जज साहब के सामने खड़े, कभी सलमान जुदुम के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। मुझे याद है एक ज़माना की, मैं आज से 15-20 साल हो गए, कोई एक मेरे को कह रहा था कि साहब एक चीज़ नहीं समझ में आती मेरे को, कि जैसे ही आप कोई माओवादी नेता को पकड़ो, दिल्ली का लॉयर, उस जमाने में जब इतना आसान नहीं था फ्लाई करना, दिल्ली से लॉयर फ्लाई करके उसके डिफेंस के लिए आ जाता था। तो ये पूरा सिस्टम्स था, और इस सिस्टम में सब थे, तीनों ऑर्गन, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी, ये सभी थे। दुनिया में बहुत लोग को, सभी को ये बात जाहिर है कि कौन कौन से जजेस लेफ्टिस्ट बेंट ऑफ माइंड के थे, कम्युनिस्ट विचार। उसमें एक बड़ा अंग्रेजी, उसका बड़ा नाम लिया जाता है, नाम नहीं लूंगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। तो वो रिटायर भी हुआ, मर भी गया वो, लेकिन वो कदे ऐसे अंग्रेजी बोलता है, वैसे अंग्रेजी बोलता है। ये लेफ्टिस्ट की, एक कम्युनिस्ट की एक बड़ी खासियत है, वो अंग्रेजी भाषा को यूज़ करिए, लिब्रांडोज जो है ये, और वो अंग्रेजी भाषा को यूज़ करके वो दूसरे पर इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स डालते थे, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये जो है, ये कॉरिडोर जो है फ्रॉम तिरुपति टू पशुपति, मैंने खुद माओइज्म पे, नॉट ओनली आई डिड अ लॉट ऑफ वर्क ऑन माओइज्म इन इंडिया, मैं एक मिनिस्ट्री ऑफ होम के एक स्टडी टीम में था, जो कि हमने पूरे दौरा किया था ये रेड कॉरिडोर का। और मैं छत्तीसगढ़, वहाँ के कलेक्टर से बात किया, जितने वो आपके सुकमा के कलेक्टर से, जितने डीजीपीज थे अफेक्टेड स्टेट्स के, उनसे बात किया। तो ये देखिए, ये जो रेड कॉरिडोर है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अब बांग्लादेश से जो जिहाद जो है, वो यहाँ पे जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश, आपको मालूम है कि इन्होंने एक बार में पूरे बांग्लादेश में इन्होंने ब्लास्ट करवाए थे। जब शेख हसीना वहाँ पर आई है, और तब उसने जब नकेल कसना शुरू कर दिया इन जिहादियों के, तो सारे के सारे ये आपके वेस्ट बंगाल की तरफ आ गए, और ये आज की जो मुख्यमंत्री हैं उनके लिए काम करने लगे। आपको ताज्जुब होगा कि जेएमबी, जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश का अभी प्रेजेंस बेंगलुरु में भी है। लेकिन उस समय भी ये ग्लोबल जिहाद का रूप, तो ये एरोज जो देख रहे हैं आप, ये बस इट वाज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम, ये बस समय की बात थी कि इनका आपस में समागम जरूर होगा, माओवादियों का और इसका, और इनका भी
कभी ना कभी इनका समागम हुआ, और वो समागम आपने अपनी आंखों से जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में देखा, टुकड़े टुकड़े गैंग। टुकड़े टुकड़े गैंग में देखा आपने, आपने ये शाहीन बाग में देखा, आपने दिल्ली राइट्स में देखा इनको। ये जो मैं रेड डॉट्स दिखा रहा हूं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट, ये जो रेड डॉट्स मैं दिखा रहा हूं, ये पूरे नॉर्थ ईस्ट की हालत उस समय बहुत खराब थी। ये पूरा इंसर्जेंसी से ग्रसित एरिया था, और यहां पर आपको मैं बता दूं कि एक इनका अपना टैक्स रिजीम चलता था, ये सब होता था। मुझे याद है कि मैं जब मिलिट्री इंटेलिजेंस में था, तो एक कहीं से रिपोर्ट आई थी कि दीमापुर से मोरे तक, इंडो बर्मा बॉर्डर, हमने बताया था आपको कि हमारा करीब 1680 किलोमीटर्स बॉर्डर है म्यांमार के साथ। तो दीमापुर से मोरे, सॉरी 1643 किलोमीटर्स, तो दीमापुर से मोरे का ट्रक का जो एक्चुअल भाड़ा जो होना चाहिए था, उस ज़माने की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 25 साल पहले 9,000 रुपये होने चाहिए था। लेकिन वो इतने ज़्यादा वो टैक्सेस लेते थे ये इंसर्जेंट्स रास्ते में, कि वो पहुँचते पहुँचते वहाँ पे 50,000 रुपये हो जाता। तो जाहिर सी बात है कि जब इतना बड़ा टैक्स का वो होगा, तो वो कोई और रास्ता अपनाएगा उसका कंपनसेट करने के लिए, तो स्मगलिंग करेगा, ड्रग्स का स्मगलिंग करेगा, वो करेगा। तो ये उस समय ये बड़ा ये इन्फेस्टेड था, ठीक है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर का ये खतरा हमेशा से बना रहा है, ठीक है। और ये म्यांमार आप अगर देखें तो भारत चारों तरफ फेल्ड स्टेट्स से घिरा हुआ था। पाकिस्तान को मैं एक फेल्ड स्टेट की गिनती में मानता हूं, अगर कोई ना मानता हो वो उसकी समस्या है। मैं म्यांमार को एक तरह का सेमी फेल्ड स्टेट आप ये कर लीजिए। और नेपाल उस समय बिल्कुल ही फेल्ड स्टेट था। आज से 2010 में जब वो पूरी जो इंसर्जेंसी चल रही थी, वो राजा की हत्या कर दी गई थी, तो ठीक। तो ये कुल मिला, और उस समय ये आपका 26 से 11 हुआ था, जो कि पहली बार मैरीटाइम जिहाद दुनिया में इस तरह के इस पैमाने पर देखी गई थी, इस पैमाने पर या किसी पैमाने पर, ठीक है। तो कुल मिला के आप देखिए स्थिति, न्यूक्लियर एंड मिसाइल केपेबल चाइना, न्यूक्लियर एंड मिसाइल केपेबल पाकिस्तान, बिल्कुल फेल्ड, और एक सबसे बड़ा जिहादी स्टेट तालिबान अफगानिस्तान में, म्यांमार में आप देख रहे थे किस तरह से राजनीतिक उथल पुथल। तो कुल मिला के ये 2010 की स्थिति थी। लेकिन एक और चीज़ आपको फैक्टर करना होगा उसमें, फैक्टर ये करना होगा कि आप अगर देखें तो हम मज़हब के आईने से देखते हैं इसको, तो आप 3,330 किलोमीटर आपकी बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, जिहादी कंट्री, 3,440 किलोमीटर का तकरीबन चाइना के साथ, चाइना के साथ नहीं, एक्चुअली तिब्बत के साथ है आपका बॉर्डर, ठीक है ना, कम्युनिस्ट कंट्री। 650 किलोमीटर करीब, ये 1751 किलोमीटर नेपाल के साथ, हिंदू कंट्री, जिसका चरित्र बदलने के लिए दुनिया की सारी ताकतें, वेस्टर्न कंट्रीज, और आपको एक बात बता दूं
कि आप ये मत समझिएगा कि जो ये नक्सल्स जो हैं इनको केवल ये चाइना और चाइना का इनको सपोर्ट है। आज सबसे बड़े नक्सल्स के पेट्रन आर द वेस्टर्न कंट्रीज, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंक्लूडिंग द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज और यूरोप, क्योंकि ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट को ये एक लिवरेज मानते हैं और चर्च के साथ इनकी बहुत साठगांठ है। और इस जमाने में ये रेड कॉरिडोर में चर्च का बहुत बड़ा रोल था, आज भी है। आपको मालूम है लक्ष्मणानंद सरस्वती को किस तरह से ये किया गया था। ये बाबा आमते का बेटा वैसेक्टोमिक ऑपरेशंस करता था कि लोग बच्चे ना पैदा करें, क्योंकि लोग जब शादी कर लेते थे ये इनके विमेन और मेल कार्डर्स, तो बच्चे तो ये छोड़ दे, बच्चे पैदा हो जाते थे छोड़ देते थे ये वो, तो ये करता था। मैडम का विदेशी महिला जो हमारी हैं उनका खास लगाव है। अभी उनकी माता का देहांत हुआ तो मैं जो अखबारों में मैं सुनता था, जो सुब्रमण्यम स्वामी बोलते, वो तो साफ लिखा हुआ है कि इनके पिताजी जब POW थे रशिया में तो बहुत प्रभावित हुए उनसे, और सारे बच्चों का नाम रशियन उसमें कर दिया, और घर में उसमें कहा गया कि रशियन बोलते हैं और कई भाषाएं ये लोग जानते हैं। तो उनका भी था। विदेशी महिला का जो नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो था यहाँ पर, वो पूरा का पूरा वो माओवादियों से पैक्ट था, ठीक है। और किसके इशारे पे ये हत्या की गई थी, ये विद्याचंद्र शुक्ला और वो क्या नाम था उनका, वो ट्राइबल लीडर लकमा, ये जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम, हाँ किसके वो महेंद्र कर्मा, ये सबको मालूम। और सबसे बड़ी बात है कि क्या इनकी पैठ थी कोर्ट में, क्या इज्जत पाते थे ये। थर्ड रेट एक्टिविस्ट, थर्ड रेट क्रूक्स, एंटी नेशनल्स, उनको ऐसे ट्रीट किया जाता था कोर्ट में कि जैसे या तो कोई दामाद है या बहू है। तो ये हालात थे उस समय के। तो आप देखिए, मैं कहा जिहादी इस्लामिक पाकिस्तान, कम्युनिस्ट चाइना इन बुद्धिस्ट तिब्बत, देन हिंदू नेपाल, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने नेपाल में, मैं वहाँ पे नॉर्वे, फिनलैंड, ये ऐसे देश बहुत ज़्यादा हावी थे वहाँ पे, सबसे ज़्यादा माओवादियों को वही सपोर्ट कर रहे थे। फिर आपको बुद्धिस्ट भूटान 650 किलोमीटर, बुद्धिस्ट म्यांमार, हालांकि जिस इलाके से हमारा लेना देना है, मतलब जो हमारे पेरीफेरी में है, वो इलाका ज़्यादातर क्रिश्चियंस है, ठीक है, लेकिन नेवरदलेस ये मतलब एक बुद्धिस्ट डिवोट बुद्धिस्ट है, ठीक है। उसके बाद आपका जिहादी ऑब्लिक इस्लामिक बांग्लादेश 4100 किलोमीटर। तो आप अगर ये सारा कुछ अगर आप देखें तो हमारा 7400 450 किलोमीटर जो बॉर्डर जो है वो इस्लामिक कंट्रीज के साथ है। पाकिस्तान बनने से क्या क्या हुआ। पाकिस्तान बनने से आपको ये दारुल इस्लाम के साथ एक नया दारुल इस्लाम बना, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आप अभी पाकिस्तान या बांग्लादेश बोल सकते हैं, ठीक है। बोल नहीं सकते, मतलब अब दो देश हैं, लेकिन उनके साथ 450 किलोमीटर बॉर्डर, 4100 किलोमीटर प्लस 3030 7,500 किलोमीटर, ठीक है। इसका क्या असर हुआ? एक ये असर हुआ कि आपका एक दारुल इस्लाम के साथ ये नया बॉर्डर पाकिस्तान बनने से के बाद उसका दूसरा कॉन्सिक्वेंस ये हुआ कि ये जिहादी जो लोग थे वो हिंदुस्तान में रह गए।
आपको तो मालूम है 1946 जब पाकिस्तान के ऊपर इलेक्शंस हुआ तो मुस्लिम लीग को करीब तकरीबन ऑलमोस्ट 86% सीट्स मिले उनको। बॉम्बे, उड़ीसा, मद्रास ये सब में तो 100% सीट्स उनको मिले। यूपी में 86% मिला। बिहार में भी कुछ उसी तरह था। 429 सीट्स आउट ऑफ 493 सीट्स। तो ज्यादातर जिहादी तो अंदर रह गए। ये यूपी और बिहार के मुसलमान, ये मौलवी, कट्टरपंथी, इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया जो यहीं रह गए। तो जिहादी पाकिस्तान, जिहादी बांग्लादेश और अंदर में जिहादी, ये पाकिस्तान बनाने का कॉन्सिक्वेंस हुआ। पाकिस्तान बनाने का एक और आप देख कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। सब लोग जो भागे वहां से, यहां से शायर भी गए, ये सब गए थे यहां से। कैफी आजमी गया था, ये साहिर लुधियानवी गया था, ये सब गए वहां। वो तो नरक है। वहां इनके लिए कोई जगह नहीं थी, सब फिर भाग के यहां आ गए। और यहां आके क्योंकि ये खुल के ये वो मुस्लिम लीग वाली तो बात कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने कम्युनिस्ट का चोला ओढ़ लिया। क्या प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन ये सब करने लगे वहां पे। बॉलीवुड में ये छा गए। बॉलीवुड में इन्होंने पूरी नैरेटिव बदल दी बॉलीवुड की। अब बॉलीवुड के थ्रू आपके, भाई देखो, अखबार भी इन्हीं लोग के हाथ में था। जो पॉपुलर फिल्म्स थे, जो फिल्म इंडस्ट्री थी, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री था। अगर आप किसी फिल्म में अगर 2 मिनट का भी रोल मिल जाए तो आप ओवरनाइट हीरो बन जाते थे। तो सारा का सारा इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री कब्जा कर लिया और एक माफिया शुरू हो गया, जिहादी माफिया, इंटेलेक्चुअल जिहादीज जिनको आप बोल लो। अब आपको मैं 2-3 इंसिडेंट्स बताता हूं। आपने अगर संजय दत्त की बायोपिक देखी है तो उसमें एक सीन है कि जब सुनील दत्त शादी करने जाते हैं उससे, नरगिस से, तो हाजी मस्तान ने इनको कहा कि मुझसे शादी करने बिना मेरी इजाज़त के नहीं होगी। ये जाते हैं, उस स्मगलर, उस एंटी नेशनल के साथ मिलते हैं और उनसे परमिशन लेते हैं। फिर उसने परमिशन दिया, तब शादी हुई और नरगिस दत्त का दफन हुआ था। शी नेवर चेंज हर फेथ। दूसरा एग्जाम्पल, मैं बहुत सारे एग्जाम्पल हैं ऐसे। इन लोगों ने फिल्मों में काम करने के लिए, बिकॉज पार्टीशन के बाद सेंटिमेंट्स बहुत एंटी मुस्लिम था, तो नाम तो बदल लिए, लेकिन वो नाम बदले थे वो गांव के लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए नहीं, भारत के लोगों के लिए। वो नेहरू जी भी जब फोन करते थे ना उसको, ये दिलीप कुमार को, तो बोलते और यूसुफ क्या कर रहे हो भाई, कैसे वो यूसुफ उसको बुलाते थे। तो इंडिया के लोगों के लिए किया था उसने, भारत के लोगों के लिए, इंडिया के लिए लोगों के नहीं। ये मीना कुमारी, मधुबाला, ये जितने हैं। आपको मैं एक बात भाई, एक फिल्म एक्ट्रेस थी सुरैया, वो देवानंद से शादी करना चाहती थी और एक किताब निकली है राजू भरतन की, नौशाद नामा। नौशाद ने वो शादी सिर्फ इसलिए नहीं होने दिया कि देवानंद हिंदू है और कोई एम सादिक करके कोई था, वो चाहते थे कि उससे शादी हो जाए जिसके 2-3 बच्चे पहले से थे। ठीक है, तो इनमें तो कोई वो है नहीं, आप बीबियां रख सकते हो। और थोड़ा सा एक स्मॉल डाइग्रेशन, देखिए साहब, सृष्टि जो बनी है, तकरीबन जो अनुपात होता है मेल और फीमेल्स का, जो ये नालायक लोग जो है ना, वो कौन है साउथ का, जो
कि हम भगवान में नहीं मानते, एथीस्ट नहीं मानते, चलो भगवान में किसी चीज़ पे आप ये कर, अनुपात जो होता है वो 50:50 होता है, कहीं 50:48 हो सकता है, 50:49 हो सकता है, ऐसे ऐसे 51:49, 52:40 ऐसे हो सकता है, बट इट इज़ नेवर 50:20 ऐसे नहीं होता है मेल फीमेल का रेशियो का। जब नेचर ने तुमको बनाया हुआ है इसका 1 मैन इज फॉर 1 वुमन, तो क्या है ये सब 3-3 शादियाँ, 4-4 शादियाँ, 13-13 शादियाँ, ये क्या बना रखा है? जो मजहब प्रकृति के नियम के खिलाफ हो वो मजहब नहीं है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये पाकिस्तान बनने का जो ये हुआ कि बॉलीवुड पर उसका असर पड़ा, हमारे पूरे जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था जो है उस पर असर पड़ा पाकिस्तान का। पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया और तहे दिल से ब्रिटेन चाहता था कि पाकिस्तान बने, क्योंकि वो एक अपना वो स्ट्रैटेजिक उनके कारण थे। पाकिस्तान बने, फ्रंटलाइन स्टेट बना, क्योंकि वो ग्लोबल सोच वाले लोग थे। और आज भी आप माने न माने, अब हिंदुस्तान वाले तो जो सीईओ, हमारे तो लोग सीईओ से आगे तो देखते नहीं है ना, वो इस बात को नहीं समझते हैं कि आप एलाई हो सकते हो अमेरिका के, बट पाकिस्तानीज आर स्टिल देयर फ्रेंड्स। दस साल उन्होंने लड़ाई लड़ी है साथ में। अभी भी जो रिपोर्ट्स फिल्टर होके आ रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि जो अभी ड्रोन अटैक हुआ है उसमें भी इस पे अलकायदा के लीडर अल जवाहिरी पे, उसमें पाकिस्तान की मदद ली गई। जनरल बाजवा जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है, वो अभी सैंडर्स के ये परेड में वो चीफ गेस्ट बन के गया था। और आप कह रहे हो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, जो सबसे बड़ा जिहादी इन चीफ है, पाकिस्तान आर्मी से ज्यादा तो कोई टेररिस्ट आउटफिट नहीं है ना, उसको आप चीफ गेस्ट बना रहे हैं, तो आप समझ लो आप। और पॉलिटिकली ये वो वक्त था, ये पाकिस्तान के कारण हिंदुस्तान का जिहादीकरण। हिंदुस्तान का जिहादीकरण का मतलब वोट बैंक का जिहादीकरण, ये सब पाकिस्तान बनने के कारण है। जब वोट बैंक का जिहादीकरण हुआ तो जिहाद एंड पॉलिटिक्स गॉट हॉरिबली मिक्स्ड, और यहां की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का जिहाद, स्पॉन्सर्ड जिहाद, ये दोनों मिलकर उन्होंने 26 से 11 करवाया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज में लोग थे, अरे मैडम आप चिंता क्यों करते हो, हफीज सयाह साहब हमारा बहुत करीब का आदमी है, रुको बात करने दो। एक दूत भेजा, वह ऐसे ऐसे करवाना है। पहले आईएसआई को इन्होंने कहा, आईएसआई ने बोला हम करवा देंगे, आप बस पावर में, आपको हम ला देंगे, हम पावर में, आप हिंदू टेरर बना देंगे, उसके बाद हम, लेकिन आपको जो हमारा कहा हुआ है वो करना होगा। पाकिस्तान बनने के कारण इसका असर हमारे पूरी शिक्षा व्यवस्था पर पड़ी। हमको हमारा जो नेशन बिल्डिंग का डायरेक्शन है वो अलग होना चाहिए था, लेकिन पता नहीं शुरुआत के दिनों से ही लोग इतने हमारे यहाँ पाकिस्तान, और जो लोग बॉर्डर्स जिनको भगाया गया पाकिस्तान से, वही पाकिस्तान परस्त हो गए। ये मनमोहन सिंह भी भगाया गया था वहां से, लेकिन वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम माइनॉरिटीज का पहला हक है। तो अगर पूरा 2010 का परिप्रेक्ष्य देखें
तो अपनी बात मैं आखिरी में चीन, अगर मान लीजिए साहब, ये मेरी अपनी ये बिल्कुल ये दृढ़ राय है कि हम चाहते हैं, एक विंडो था, हम चाइना को तिब्बत पे कब्जा करने से हम रोक सकते थे। ये चाइना ने तो दिन दहाड़े, मतलब डे लाइट मर्डर किया तिब्बत का। तिब्बत का ही मर्डर नहीं किया, जो हमारे हिस्टोरिकल रिलेशंस थे, जो हमारी सिविलाइजेशनल लिंक्स थी तिब्बत के साथ, वो सारा रप्चर हो गया। हमारे यहां से स्पिरिचुअल पद्म संभव उन्होंने जाके विस्तार किया, उन्होंने तिब्बत में जाके। तो अगर चीन नहीं होता तो आज ये हॉस्टाइल बॉर्डर नहीं होता, 3440 किलोमीटर बॉर्डर। कम्युनिस्ट आपके डोर पे नहीं आते। जो आप लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को आप देख रहे हैं, उसको इतना फिलिप नहीं मिलता। तो ये रही 2010 की बात। अब हम आते हैं 2022 पे। मैंने कहा ये 12 साल का ये सफ़र है। 12 साल में सुरक्षा की स्थिति और देश की परिस्थिति, जियोपॉलिटिकल परिस्थिति में काफ़ी बदलाव हुआ है। सबसे बड़ी अगर अच्छी खबर हमको है, वो है आपको नॉर्थ ईस्ट से। आपने पहले ये अगर मैप देखे 2010 का, तो मैंने यहाँ पे रेड डॉट्स डाले हुए हैं। पूरे इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरियाज थे, चाइनीज़ द्वारा इंस्पायर्ड, चर्च द्वारा इंस्पायर्ड इत्यादि। लेकिन जब 2022 में हम आते हैं, तो आप देखेंगे कि हमने ये कुछ ग्रीन डॉट्स हमने लगाए हैं। लेकिन इतना ज़रूर मैं आपको, मतलब ये ग्रीन डॉट्स जो है, ये जिहादियों के संदर्भ में है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर इस सरकार की, वर्तमान सरकार की अगर कोई सबसे बड़ी सफलता है, तो वो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर। आज आप असम में देख रहे हैं कि किस तरह की एक राष्ट्रवादी सरकार वहाँ पे है। बाकी जितने स्टेट्स हैं, एक वहाँ पर एक विकास की लहर और एक सुरक्षा की जो स्थिति है, वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। मैं हैरान हो गया। मैं गुवाहाटी में, मुझे और पुष्पेंद्र जी को बुलाया गया था, तो एक वहाँ पे बिजनेसमैन हमको मिले असम के, और उन्होंने कहा कि मेरा बिजनेस पावर ट्रांसमिशन के जो ये टावर्स हैं वो लगाने का है। वो कह रहे कि हमने अपना प्रोजेक्ट समय से पहले ही पूरा कर लिया एक अमुक इलाके में। और फिर उन्होंने कहा कि साहब अब वो एक्सटॉर्शन वगैरह के दिन गए। कहता मुझसे किसी ने एक पैसा नहीं मांगा, कोई पैसा वसूली नहीं, मैं बड़े इत्मीनान से अपना मैंने काम किया। तो आप अगर देखेंगे वहाँ पे, मैं मेघालय गया, वो मेघालय गया, मैं बाकी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में गया, मैं गुवाहाटी में भी उस इलाके को मैं पूरा घूमा। अब आप इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि मैं असम में जाकर वहाँ के एक बहुत बड़े हॉल में मेरा और पुष्पेंद्र जी का संबोधन हुआ, और हमने अपना संबोधन हिंदी में रखा था। लोगों ने इतनी उत्सुकता थी हमको सुनने के लिए, और इतने चाव से हमको सीखा, और उन्होंने कहा कि हम ऐसी गोष्ठियां और हम इसका आयोजन करेंगे। और मोदी साहब के आने के बाद
ये वर्तमान सरकार के आने के बाद जो जो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के लिए जो कदम उठाए उनकी सरकार ने, उनकी बड़ी सराहना लोगों ने। यहाँ तक आप विश्वास नहीं करेंगे कि उस समय मेरे ख्याल से 6 साल हुए थे इस सरकार के। उन्होंने कहा जो 70 साल में नहीं हुआ नॉर्थ ईस्ट में, वो अभी हमको 6 साल में देखने को मिल रहा है। तो आपने ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो ये बदलाव, ये सबसे बड़ी सफलता की स्टोरी है। दूसरा, ये रेड कॉरिडोर आप देख रहे होंगे कि ये छत्तीसगढ़ इलाके को छोड़कर ये रेड लाइन जो है, ये रेड कॉरिडोर का, ये धूमिल होता जा रहा है। मतलब इसमें काफी बदलाव आया है। रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में और ट्राइबल एरियाज में काफी कमी आई है। अभी अमित शाह साहब ने एक सेंट्रल काउंसिल की मीटिंग में उन्होंने आंकड़े पेश किए और 2009 से कंपैरिजन किया। 2009 में जब विदेशी महिला की सरकार थी, तो 2009 में मान लीजिए कि 2225 अगर इंसिडेंट्स हुए थे, तो आज घट के वो कोई 500 के आसपास है। उस समय अगर 1000 लोग मारे गए थे माओवादियों द्वारा, तो वो संख्या घट के 200-250 पे आ गई है। तो मतलब इसमें बहुत फर्क पड़ा है। इसीलिए, और मैं यूं ही नहीं कह रहा, मैं जिस इलाके से आता हूं वो भी किसी समय में बहुत नक्सल प्रभावित था। आज वहाँ पर बस एकेडमिक इंटरेस्ट का, लेकिन ये बात नहीं है कि वो अभी दबे नहीं हैं। उन्होंने अभी लेजिस्लेटिव रूट ले लिया है, लेकिन उनकी हरकतें वही हैं। अभी आपने जो अग्निवीर वाला जो डेमोन्स्ट्रेशंस देखा पूरे पटना और उस इलाके में, ये सारे ये माओवादियों का ही करवाया हुआ था। वो माओवादी जिन्होंने एयरफोर्स चीफ ला फॉन्टेन को 2 बार इन्होंने किडनैप किया था, रिटायरमेंट उनको बंदी बना लिया था 2 बार आंध्रा में। लेकिन स्थिति बहुत अच्छी है। मैं झारखंड में किसी से बात कर रहा था, आपके इंडियन डिफेंस रिव्यू में मैंने वो आर्टिकल भी लिखा था। वो ग्रुप कैप्टन RK प्रसाद का, उसके भाई को अगवा किया गया था, पूर्व सैनिक था वो मकलुस्कीगंज में। लेकिन उसने कहा कि मकलुस्कीगंज गढ़ था माओवादियों का। आज बोला कि अब वो सब खत्म हो गया। तो ये जो देख रहे हैं, ये रेड कॉरिडोर, इसमें काफ़ी कमी आई है। नेपाल में भी कमी आई है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वो सरकार में थे, इसलिए वहाँ भी कमी आई है। लेकिन अगर आप देखें तो फर्क कहाँ पड़ा है। मैंने आपको 2010 में कहा था कि ये रेड कॉरिडोर ये था, इधर से जिहाद, में कहा कि कभी ना कभी इनका समागम होगा जरूर। इधर से जिहादियों का पाकिस्तान से और बांग्लादेश से वो समागम आपको बिल्कुल हकीकत में देखने को मिला। आपने जैसा कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के उसमें, और ये चर्च की जो गतिविधियां हैं वो भी इसमें शामिल हैं। और चर्च का मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि जब अरविंद केजरीवाल इलेक्शन लड़ रहा था तो इसने चर्च पे हमले करवाए थे। वो सारा का सारा वो बाहर से स्पॉन्सर्ड था ये, क्योंकि ये लोग हैं, इन सब की पृष्ठभूमि जो है, जितने आम आदमी पार्टी वाले हैं, इनकी आप अगर जो मेन नेता, इनकी सारी की पृष्ठभूमि वही माओवादियों वाली है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाली माओवादी वाली। लेकिन इसमें फ़र्क ये हुआ है कि जो मैं यहाँ पे कह रहा था कि
जो ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे जो संगठन है, जस्ट 1 मिनट स्टॉप, जैसा कि मैंने ये जो 2010 वाला जो नक्शा जो है, इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा था कि ये जिहादी जो था, जिहादिज्म ये लोकलाइज था कश्मीर तक, ग्लोबल जिहाद इतना असर नहीं डाला था। यही लोग जो ये लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, ये लोग थे, ये कश्मीर में भी हावी थे। बाद में इन्होंने पूरे इंडिया में इन्हीं संगठनों ने सिमी के साथ मिलके इन्होंने, और 2006 के बाद पीएफआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन से मिलके इन्होंने यहाँ पे ये ब्लास्ट करवाए थे। आपको मालूम है, ये आप अगर ले कहीं से ऊपर से नीचे तक, और ईस्ट टू वेस्ट और नॉर्थ टू साउथ, कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पे ब्लास्ट नहीं हुआ था। बेंगलुरु, हैदराबाद, आगरा, जयपुर में बहुत भारी ब्लास्ट, दिल्ली, गांधीनगर, कोई ऐसा जगह, बनारस, अयोध्या, ठीक है, पूना, मुंबई है। तो ये वो एक दौर था 2004 से 2008 तक, ठीक है। 2008 के बाद इनकी जब अच्छी पैठ बन गई, हमारे कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की सरहद के उस पार के दहशतगर्दी संगठनों से, जैसे लश्कर तोयबा से, तो उसके बाद उसके साथ मिलके इन्होंने ये 26 से 11 करवाया, ठीक है। इसमें दाऊद गैंग का भी बहुत बड़ा हाथ था। ये 26 से 11 में पॉलिटिशियंस, दाऊद गैंग, बॉलीवुड, वो बॉलीवुड का जो वो सबसे नालायक जो डायरेक्टर जो था, प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो है, उसका भतीजा भी इसमें इन्वॉल्व था, या बेटा, जो भी उसमें इन्वॉल्व था। बड़े सस्ते में छूट गया, उसकी अपनी सरकार थी उस समय, इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं हो सका। तो ये जैसा कि मैंने कहा, अगर पूरी बॉलीवुड की पृष्ठभूमि देख लें शुरू से लेकर, तो ये जिहादियों का ये गढ़ रहा है। तो ये मैंने कहा था कि ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाए थे माओवादियों के साथ, लेकिन बाद के दिनों में वो फिर, आप अगर यहाँ देखें तो ये देखिए सीधे इनका फिर न्यू दिल्ली से आके ये हो गया। अब बांग्लादेश से तो जिहादी थे, अब क्या हुआ है 2022 में कि यहाँ पे ये अल कायदा का जो बेस है इस एरिया में आज भी पकड़े गए हैं। 2 मोरीगांव एरिया में ये 2 अल कायदा के लिंक वाले जो अंसारुल टीम बांग्लादेश, ठीक है ना, एबीटी, अंसारुल बांग्लादेश टीम, एबीटी, वो अल कायदा का एफिलिएट है। उनके अभी तक पिछले 7 महीने में 42 लोग पकड़े हैं जिनका अल कायदा के साथ लिंक्स, ठीक है। तो ये हुआ है। लेकिन अगर आप इसको उपलब्धियों में जाएं, आप अगर सबसे बड़ी बात जो हुई, मैंने कहा एक उपलब्धि ये मैंने आपको बताया, नॉर्थ ईस्ट में हालात जो इंसर्जेंसी थी ख़त्म, माओवाद में बहुत फ़र्क पड़ा है, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा जो बॉम्ब ब्लास्ट होते थे उनमें कमी आ गई है, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी मानसिकता, जिहादियों की मानसिकता बदली है, इसलिए क्योंकि हमारे सिक्योरिटी फोर्स की मुस्तैदी ज़्यादा बढ़ गई है। और आपको बहुत इस बात पे गर्व करना पड़ेगा कि जो हमारे दिल्ली पुलिस की जो एंटी टेररिस्ट जो अपरेटस है, वो बहुत दुनिया की सबसे बेहतरीन है। हम लोग को इस बात का एहसास नहीं होता है कि कितने ऐसे खतरनाक ये बॉम्ब ब्लास्ट को अंजाम के पहुंचने से पहले ये लोग उसको बर्बाद कर देते हैं या डिफ्यूज़ कर देते हैं, और इसके कई तरीके होते हैं। तो ये दूसरी बात आपने देखा कि मैंने कहा ये उपलब्धि आपकी 370 हटा, और 370 एक ऐसे समय पे हटा
कि मैं आपको बताऊं, अभी मैं जम्मू गया था, मेरा पुष्पेंद्र जी का अखनूर में वो टॉक था। वहां के जब मैं लोगों से मिला, वो कहते कि अगर 2 साल और ये 370 हटाने में सरकार देरी करती, कहता हमें भी कश्मीरी हिंदुओं की तरफ पलायन करना होता। और पलायन सिर्फ कश्मीर से नहीं हो रहा है, वेस्ट बंगाल में भी पलायन हो रहा है बॉर्डर एरियाज से हिंदुओं का, जो कि जिसकी कोई लेखा जोखा नहीं है, उसके बारे में कोई रिपोर्टिंग नहीं करता है, खबर ही नहीं आती, उसकी खबर ही नहीं आती है। तो ये इन्होंने, और मुझे जिन लोगों से मेरी ताल्लुकात हुई वहाँ पे, मेरी बातचीत हुई, वो बड़े ओहदे पे लोग थे, मतलब सिविल में बड़े पावरफुल लोग। उन्होंने कहा कि हमने अपना विकल्प ढूंढ लिया था देश के अलग दूसरे हिस्सों में, कि अगर हमको क्योंकि हम बिल्कुल मन बना चुके थे यहाँ छोड़ने का, ऐसे हालात पैदा हो गए थे। ऐसे हालात ये महबूबा मुफ्ती और ये जो आपके अब्दुल्लाज ने क्रिएट किया था, ये अब जाके उनको सांस राहत की सांस मिली है। तो ये केवल 370 की बात नहीं थी। अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो 370 की भी जरूरत नहीं पड़ती, और 370 की जरूरत नहीं पड़ती तो आप समझिए कि इतनी बड़ी जो हमने वहां पे हमने जो जंग लड़ी है प्रॉक्सी वॉर के अगेंस्ट, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना ये हुआ। तो ये लेकिन मैंने कहा कि परिस्थिति में कुछ नाकूल परिस्थिति भी, कुछ नाकूल कुछ घटनाएं जो हैं वो उसको बड़ी गंभीर वो चुनौती हमको देती हैं, और ये है ये खालिस्तान। और पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये कोई कहता है कि इसमें केवल थोड़े लोग इसमें शामिल हैं, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मैंने भी फौज में सेवाएं दी हैं, मेरे भी लोग वहाँ हैं, मैं भी दौरा करता रहता हूँ उन जगहों का। कम से कम वहाँ की 60% आवाम जो है और आवाम की जब मैं बात कर रहा हूँ तो आप मालूम है किस आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, वो खालिस्तान उनका बिल्कुल जो है उनका ब्रेन वॉश हो गया है, और बिल्कुल वो जिहादी तरीके पे चले गए। और अगर आप ये भी बात मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं होगी कि ये सारा का सारा खालिस्तान प्रोजेक्ट जो है ये बाहर के द्वारा संचालित है, और उसका ये जो आज की जो मौजूदा सरकार है वो उसका सबसे बड़ा हिस्सा है। और इसलिए अगर कोई कहता है कि ट्रूडो खालिस्तान का प्रेसिडेंट है तो वो गलत नहीं होगा। और इसलिए जब मैं ये पूरे आपको बॉर्डर एरियाज का मैं बता रहा था, जैसे राजस्थान 1100 किलोमीटर बॉर्डर पाकिस्तान के साथ, पंजाब 500 किलोमीटर बॉर्डर, मैं इसलिए बता रहा था आपको ये बॉर्डर्स का। आप एक बात पे ध्यान देना कि ये जो पार्टी जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूं, ये पार्टी ये हमेशा बॉर्डर स्टेट्स को क्यों कब्जा करना चाहती है? इनकी मंशा क्या है? अभी गुजरात में आपको मालूम है, गुजरात में भी 500 किलोमीटर का बॉर्डर, आज से नहीं शुरू से जी जान लगाए हुए। पंजाब सबको मालूम है कि इसका खालिस्तानियों के साथ क्या नेक्सस है। तो इस बात को ध्यान देखिएगा कि ये जितने ये पॉलिटिकल दुश्मन नहीं है, ये देश के दुश्मन है। वो अच्छी बातें पॉलिटिक्स में ये होता है वो सब वो हम जानते हैं, हमने पहले भी सरकारें देख रखी है कि जब राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती थी तो सरकार, तो चाहे वो जो केंद्र की सरकार और स्टेट्स की सरकार जो है, बॉर्डर स्टेट्स की, वो बिल्कुल कदम में कदम मिला के चलती थी। अमरिंदर सिंह जब चीफ मिनिस्टर थे तो नहीं, बिल्कुल
कोऑर्डिनेशन था, वो सब कुछ था, बिकॉज ही इज अ पैट्रियोटिक मैन। तो ये सबसे बड़ी जो मतलब ये पिछले 12 साल में जो बदलाव है, ये इस लोग के है। अच्छा, ये देखिए, आप ये मैं खालिस्तान की बात कर रहा हूँ, ये बहुत चिंता का विषय है। एक बॉर्डर स्टेट है, और बॉर्डर स्टेट में यहाँ तक बात है, अब ये मैं बाद में इसको बोलना चाहता था, लेकिन अभी मैं इसी जंक्चर पे मैं ये बात लाना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री दौरा करते हैं, फिरोजपुर का रूट बदल दिया जाता है, बाकी सारी डिटेल्स आपको मालूम है। वो ब्रिज पे जाते हैं, और अगर उन्होंने सूझबूझ से काम नहीं लिया होता तो उनकी पूरी प्लानिंग थी उनकी हत्या करने की, मुझे इस बात का कोई शक नहीं है। वो ब्रिज जो था वो आर्टिलरी रेंज पे में था, और मेरी किसी से बहस हुई थी, मैंने प्रूव कर दिया था कि किस तरीके से ये आर्टिलरी रेंज में था। तो उन्होंने वो जो सो कॉल्ड ये जो फार्मर वाले, जो एजिटेशन वाले, मैं भी फार्मर हूं, लेकिन इनकी तरह नालायक नहीं हूं मैं, उन लोगों ने पूरी प्लानिंग की हुई थी उसको ये करने की। अब सबसे बड़ा सवाल यहां पे आता है, और मोदी साहब ने जाते समय बोला एयरपोर्ट पे कि अपने मुख्यमंत्री को बोल देना कि मैं यहां से जिंदा वापस जा रहा हूं। एक देश का प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात बोल दे, और फिर ये बात जुडिशरी में जाती है। गृह मंत्रालय कहता है कि हम इसकी जांच करेंगे, और हम जांच करके हम इसका पूरा हम तथ्य तक जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, हम इस पे एक इंक्वायरी कमेटी बनाएंगे। एक सुप्रीम कोर्ट जज को उन्होंने नियुक्त कर दिया। अब बताइए साहब, ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? ये सुप्रीम कोर्ट का काम है? सुप्रीम कोर्ट के क्या अपैरेटस है उसके पास ऐसी चीजों का तहकीकात करने का? इजंट इट अ गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी? खुदा न खास्ते अगर कल एक सुप्रीम कोर्ट जज के साथ ये ऐसा ही कुछ घटना घट जाए, तो अपनी भी इंक्वायरी वो एक कमेटी के द्वारा करवाएंगे, और उसके बाद प्ली क्या दिया जाता है कि नहीं, हम इसलिए चाहता है कि दोनों पक्ष अपना ये रखें। तो ये जो रवैया जो रहा है जुडिशरी का कुछ मामलों में, वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है। और कई और चीज, नुपुर शर्मा के केस में, वो तो कोई मतलब आपका ज्ञान तो सुनने गए नहीं था वो वकील। उसने बोला कि सारे केसेस जो हैं उसको एक साथ कर दीजिए। एक सिंपल सी बात थी, आप खारिज कर देते। लेकिन आपने जो उसके बाद जो टिप्पणी की और वो पूरा उसमें वो हो गया, उसको तो आप तो जिंदगी भर के लिए उसको टारगेट बना दिया आपने। और अगले जब ये जुबैर का मामला आया, जो कि पूरा षड्यंत्र का हिस्सा था, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के, उससे किस तरह का मतलब लग रहा था जैसे वो कितना बड़ा आदमी हो, जैसे जुडिशरी का दामाद हो वो। तो ये जो मैं कह रहा हूं ना, ये जुडिशियल इन्फिल्ट्रेशन क्या है साहब? एक नेशनल पुलिस एकेडमी के पासिंग आउट परेड में अपने भाषण में नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब ने एक बात कही, और उन्होंने 4th जनरेशन वॉर की बात की। उन्होंने कहा कि आजकल वॉर्स बहुत कॉस्टली हो गए हैं, और जिस वॉर की हम और आप कल्पना करते हैं, उससे आप ये भी नहीं अंदाजा लगा, मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि उससे आपको
नतीजा हासिल होगा या नहीं हासिल होगा, और हासिल होगा भी तो किस तरह का नतीजा हासिल होगा। जैसे मैंने आपको वियतनाम वॉर का मैंने आपको एग्जांपल दिया, हमारे मायने में 15 साल कम्युनिज्म को उसमें रोक के रखा उसने, बुलवॉक अगेंस्ट कम्युनिज्म। तो कहते कि नतीजा नहीं, वॉर्स हैव बिकम वेरी कॉस्टली। उस वो लड़ाइयां जिसकी कल्पना हम और आप करते हैं, आजकल सबसे आसान है कि आप सिविल सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट कर जाओ। अब सिविल सोसाइटी में 3-4 ऑर्गन है, और इंटेलिजेंस में होने के कारण मैं इतना कहता हूं कि किसी भी ऑर्गन में ऐसा दुनिया का कोई देश नहीं है जो कि किसी न किसी और मतलब ये तीनों ऑर्गन में, 4 ऑर्गन में इन्फिल्ट्रेट न कर जाए। तो सबसे आसान है आपके 300। उन्होंने कहा कि बिकॉज सिविल सोसाइटी को सबवर्ट किया जा सकता है, मैनिपुलेट किया जा सकता है सिविल सोसाइटी को। आपने यहां तमाम टेलीविजन चैनल्स देखे, आपने देखा कि किस तरीके से यकूब मेमन के उसमें वो रात को कोर्ट में हियरिंग हुई है। सुप्रीम कोर्ट को दरवाजा खोला गया उस दिन रात को 2 बजे। 17 एजेंसीज वेर वर्किंग फुल टाइम टू अवॉइड हिज हैंगिंग। ठीक है ना। तो ये रवैया जो है, अब आपने अभी जो मैंने बात कही पंजाब की मोदी के उस पे जो लाइव पे अटेम्प्ट हुआ था, आपने एक एसएसपी को बस कह दिया कि वो एसएसपी की गलती थी। एसएसपी इज जस्ट एन इंपॉर्टेंट कॉग बट स्टिल अ वेरी स्मॉल कॉग। साहब, देश का प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहा है और किसी के मेहरबानी से नहीं। तो मैं वही कह रहा था कि सिविल सोसाइटी में इन्फिल्ट्रेट करके देश में को तोड़ना, इम्प्लोड करवाना, मतलब उसको में जहर फैलाना कितना आसान है। आपकी 300 सीट लेके आप सरकार में आ सकते हैं, लेकिन इट रिक्वायर्स ओनली 2 or 3 पीपल इन द जुडिशरी। और भाई आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मैंने नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस से सबको याद होगा मिलॉर्ड्स ने बुलाया था, और उसमें कितना जहर बह रहा होगा कि उनको ऐसा महसूस हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत है। कभी कभी मुझे ये लगता है कि ये जिसको पूरी दुनिया जानती है कि ये सबसे बड़े क्रूक्स, ये सबसे बड़े चोर, ये सबसे बड़े एंटी नेशनल, ये सबको मालूम है। इट्स अ कॉमन नॉलेज। उनको टेलीविजन पे देखते हैं। षड्यंत्रकारी, एक पैर पॉलिटिक्स में, दूसरा पैर जुडिशरी में, और वो लोग जो कोई जीरो लॉस थ्योरी देता है, कोई कुछ, वो सब हार्डकोर लेफ्टिस्ट, कितनी इज्जत पाते हैं वो लोग। अस्तित्व शीतलवाद को देख लो, हम और आप होते तो कभी नहीं निकलते वहां से। जो दंगे करवाए, झूठा गवाह पेश करे, सो दिस 4th जनरेशन वॉरफेयर में ये याद रखिएगा कि इट इज मच मोर इकोनॉमिकल टू आप क्या है, आप हजारों हजार लाखों करोड़ रुपए ये करेंगे, कुछ करोड़ में तो आप सबवर्ट कर देंगे किसी को। लोग करते हैं, लोग सबवर्ट हो रहे हैं।
अब सबवर्जन से कैसे सबवर्ट कर रहे हैं? सोनिया गांधी ने एमओयू साइन किया 2008 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के साथ। आज तक डिटेल्स किसी को नहीं मालूम है। इसको कहते हैं सबवर्जन। राहुल गांधी चुपके चुपके डोकलम क्राइसिस में मिलने जाता है, पकड़ा गया। इसको कहते हैं सिविल सोसाइटी में घुसपैठ। आज तक नहीं किसी ने बताया, ना किसी ने पूछा इस देश में क्या करने गया था। माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी, उनके पास ये पूरा मुद्दा आया था, उन्होंने कुछ नहीं करने की कोशिश की। इसको कहते हैं सबवर्जन। अभी वो पॉलिटिशियन जो है वो पदयात्रा पे है। अब आप सोचो साहब कि मैंने कहा चर्च का रोल, अब इससे भी ज़्यादा आपको कोई मिसाल चाहिए? वो साउथ इंडिया में एक चर्च के पोनियन क्या नाम है, उससे मिलता है, वो उसको पूरा ज्ञान दे रहा है क्रिश्चियनिटी के बारे में कि जीसस ही सबसे बड़ा ये है, ये शक्ति वक्ति ये सब बेकार है। साहब अगर इतना इस्लाम पर बोलता ना तो अभी सर तन से जुदा का नारे लगने लगते। इसके खिलाफ, उस पादड़ी के खिलाफ ही नहीं, इसके खिलाफ भी ये चुपचाप सुन रहा है। अगर इस्लाम के बारे में वो कुछ बोला होता तो ये विदेशी महिला का बेटा ये पक्का ऑब्जेक्ट करता, क्योंकि उसको मालूम है। तो ये लोग कौन फोर्सेस को केटर कर रहे हैं। और कहने को ये भी कहा गया था एक बार कि ये तो जनेऊधारी हिंदू है। तो आप देख लो किस तरह के फोर्सेस। आखिर इस पदयात्रा में उस नालायक पादरी जिसकी चेकर्ड हिस्ट्री है उससे मिलने की क्या ये जरूरत है? So these are the people who are in truck with the jihadis, who are in truck with the Maoists. ये है आंतरिक ये खतरा आज। लेकिन आपको मैंने कहा कि जब हम 2022 की बात करते हैं, जब हम 2022 की हम जब बात करते हैं तो मैंने आपको ये बताया कि एक खतरा खालिस्तान का, जब हम 2000 की बात करते हैं तो मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा चेंज आया है, और आप नक्शे में देखिए ये एरो, ये बिल्कुल अफगानिस्तान से ये एरो मैंने खींचा है, क्योंकि ये लश्कर तोयबा और जैश मोहम्मद जैसे संगठन ये केवल पाकिस्तान से ही नहीं है पाकिस्तान से ऑपरेट जरूर कर रहे हैं, लेकिन इनकी तारें अफगानिस्तान में भी हैं। और ये देखिए अफगानिस्तान से ये लश्कर तोयबा, जैश मोहम्मद, ये सब ये पहले की तरह इधर हावी हैं कश्मीर की तरफ। लेकिन ग्लोबल जिहाद ये देखिए किस तरीके से ये आ रहा है, और ये कहाँ तक पहुँच रहा है, तो बिल्कुल दिल्ली तक, दिल्ली और उसके बियॉन्ड। ये एरो देखिए, ये फ़र्क है 2010 और 2022 में। ये ग्लोबल जिहाद का हमने पूरा दृश्य देखा शाहीन बाग में।
जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट हुई है, सीरियस डेवलपमेंट, जिसको हम अंग्रेजी में परनिशियस, जो कि खतरे से भी ऊपर की चीज हो, वो है ये आपका पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो ये केरला में से है। आपको मालूम है कि ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, और ये देखिए इस मैप में ये कहीं नहीं था उस समय 2010 के मैप में। ये अभी अभी एक छोटा सा फ्लेजलिंग मतलब ऑर्गेनाइजेशन था, उसकी हरकतें हो रही थी, लेकिन अभी उस लेवल तक उसने नहीं पहुंचा था। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन, ये साउथ इंडिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसे 2-3 ऑर्गेनाइजेशंस थे, जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस साउथ में। नेशनल डेवलपमेंटल फ्रंट, NDF, चेन्नई में, तमिलनाडु में मनीथा निथि पसराई ऐसे करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने RSS के 12-14 लोगों को गला काट दिया था। कर्नाटका में कर्नाटका फोरम ऑफ डिग्निटी, ये ऑर्गेनाइजेशंस मिलके इन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया बनाया। 2010 में ही इन पर रेड हुआ था, और इनके जो लिंक्स थे अल-कायदा से, वो सारे के सारे कोर्ट में पेश किए गए थे। ठीक है, इन्होंने, एक प्रोफेसर जोसेफ था, उसने कुछ एक क्वेश्चन किया था, जिसमें उन्होंने मोहम्मद साहब के उसमें के संदर्भ में कोई सवाल लिखा था, कुछ इस तरह से, उसका उन्होंने हाथ काट दिया पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने। ये बढ़ते बढ़ते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ये गोवा तक जाती है। गोवा में सिटीजन्स फोरम था, उसको अपने दायरे में ले लेती है। फिर ये आपको मुंबई ये सब होते हुए ये राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान में सोशल एंड इकोनॉमिक फोरम करके ऐसे एक वो था, उसमें उसको अपने आगोश में ले लेती है। फिर आगे बढ़ती है, और ऐसे कर करके ये दिल्ली पहुंच जाती है। ये अब ये देखिए, अब लोग ये नहीं जानते हैं कि साउथ इंडिया में जो रेडिकलाइजेशन है वो नॉर्थ इंडिया से, कश्मीर से बहुत पहले से है। लोग वो 1921 वाली मोपला रेबिलियन ना भूलें, वो जिसको मोपला रेबिलियन जो कहते हैं, वो एक्चुअली जिहाद था, और उसमें एक दिन में 38 लोगों का, हिंदुओं का सर से तन से जुदा किया गया था। मैं खिलाफत मूवमेंट की बात कर रहा हूं। 70s में जब गल्फ का बूम आया ऑयल का, तो इनके पास पैसे की कमी है, गल्फ जाने लगे, वहां से पूरे के पूरे रेडिकलाइज्ड होके आते थे। आज ये देखिए, ये पूरा इनका जो इनरोड्स है होते होते न्यू दिल्ली पर आ गया, और न्यू दिल्ली में हमारे और आपके नाक के नीचे वो शाहीन बाग में जो आपने दृश्य देखा, वो शर्जील इमाम का ये कहना कि हम ये चिकन नेक को हम भारत से अलग कर देंगे, हम इसका हलाल कर देंगे, और ये अब धीरे धीरे ये फैलते फैलते ये पहुंच गया है। आप देखिए, अभी बिहार में एक जगह है पटना में, फुलवाड़ी शरीफ, वहां पर रेड हुए। वो रेड में पूरे पाकिस्तान, ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का जो विजन डॉक्यूमेंट है 2047 मिला, उस विजन डॉक्यूमेंट में क्या कहा गया है कि हम मेजॉरिटी में नहीं थे भारत में, हम कभी भी बहुत संख्यक नहीं थे, हम हमेशा अल्पसंख्यक में थे, फिर भी हमने इस देश पे राज किया। अगर हिंदुस्तान, और कहता है कि हिंदुस्तान के 10% मुसलमान भी अगर हमारे साथ हो जाए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के, तो हम पूरे देश पे कब्जा कर सकते हैं। इन कायर हिंदुओं को हम इनकी औकात दिखा सकते हैं। उस विजन डॉक्यूमेंट में 47 वो ये पूरा एक ये हो गया है।
ये बढ़ते बढ़ते आप देखिए इस तरफ को भी आ गया है, और इसका गढ़ जो है ये बंगाल और असम का इलाका है। न्यू बोंगाईगांव, ये सब जो मैंने आपको, ये धुबरी, बारपेटा, ये सब इलाका इनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है अलकायदा का। तो फ़र्क इसमें ये पड़ा है 2010 और इसमें, कि ये देखिए कितना बड़ा ये खतरा है। ये अगर धूमिल हुआ है रेड कॉरिडोर, तो ये जो ग्रीन कॉरिडोर, जिसको आप जो भी नाम देना चाहें, ये ग्रीन कॉरिडोर, ये एक बहुत ही खतरनाक रूप अख्तियार किया है। ये सबसे बड़ी बदलाव है। इसीलिए मैंने यहाँ पे देखिए 2 सर्कल डाले हैं, एक तो ये खालिस्तान का, और एक ये अलकायदा का जो ये है। अब सवाल होता है कि ये जो पटना की मैंने बात कही आपको, और इस इलाके में जो वर्चस्व बढ़ रहा है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का, ओवैसी आखिर क्यों यहाँ गया चुनाव लड़ने? वो इसी के कारण, और उसने 5 सीट जीते। तो ये नक्शे पर इसको देख लीजिए। इसीलिए ये हैदराबाद का जिहादी जाकर वहाँ पर बिहार में चुनाव लड़ता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैंने कहा कि किस तरह से सिविल सोसाइटी और पॉलिटी में घुसपैठ किया जाता है। पिछले चुनाव में मुझे कई लोगों ने आके कहा कि तेजस्वी यादव को दुनिया के कई जगहों से फ़ोन आए कि कन्हैया के खिलाफ अपना कैंडिडेट मत खड़ा करना। आखिर दुनिया के देशों में क्या इंटरेस्ट है कन्हैया कुमार से? ठीक है। दूसरा, मैं इस बात पर बिल्कुल अडिग हूं कि जब इस तरह की सरकारें उलटफेर होती हैं मिड कोर्स में, ये समझ जाइए कि इसमें 50 to 60% बाहर की ताकतों का हाथ होता है। और बाहर की ताकतों का, कि ये बिहार का मुख्यमंत्री जाता है पाकिस्तान घूमने, उसके नेपाल, ये नेपाल बॉर्डर है बिहार का, वहां नहीं जाता है। तो ये सब बाहर की ताकतों के द्वारा ये कंट्रोल्ड है। ढेर सारा पैसा आता है इलेक्शंस में, बांग्लादेश के जरिए पैसा आता है। यही ताकतों ने 2013 अक्टूबर में मोदी को मरवाने की कोशिश की थी पटना में। इन्हीं ताकतों ने अभी फिरोजपुर में भी मरवाने की कोशिश की थी। और कोई ये ना बोले, कोई ये ना कहे कि फिरोजपुर में जो हुआ वो तो प्रोटेस्टर्स थे। वो प्रोटेस्टर्स नहीं थे। हमने प्रोटेस्ट देख लिया। ये जो सो कॉल्ड प्रोटेस्टर्स हैं ना, इनके सामने एक सरदार ब्लास्फेमी के लिए दूसरे सरदार को काट रहा था। सब ये देख रहे थे। अगर ये जिहादी नहीं होते ना, तो ये अपना धरना वहीं पर समाप्त कर देते हैं। वो दृश्य मैं नहीं भूला हूँ। और ऐसी चीज़ें बहुत हो रही हैं वहाँ पर। तो ये है। कुछ और इसमें फ़र्क पड़ा है कि, हाँ, मैं कह रहा था कि ये जो इन्होंने जो बात किया इससे, जो ये पादड़ी से, अब आप बताइए साहब कि हिंदू नफरत का इससे भी बड़ा कोई वो हो सकता है? उदाहरण हो सकता है? एक नया डेवलपमेंट जो हुआ है ये ड्रोन्स का। अभी मैं जम्मू गया था, वहाँ पर लोगों ने कहा कि भारी मात्रा में ड्रोन्स यूज़ हो रहे हैं। कोशिश की जाती है उनको डिटेक्ट करने की, जो सामान जो ड्रॉप करते हैं उनको ये। लेकिन अभी जो ड्रोन्स आ रहे हैं, एक तो कुछ जाहिर सी बात है अनडिटेक्टेड भी आ जाते हैं, और दूसरी जो है वो 10 से 15 किलो का वो पेलोड्स ला रहे हैं अभी।
तो इस तरीके से ये बॉर्डर फेंसिंग जो है, एक्चुअली बॉर्डर फेंसिंग का जो एक डिटरेंस था, इररिलेवेंट हो गई। इररिलेवेंट मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कम हो गई है। इन्फिल्ट्रेशन आजकल इधर से एलओसी से नहीं हो रहा है ज़्यादा, ये इधर से हो रहा है, इंटरनेशनल बॉर्डर से। एक तो टनल्स बनाते हैं, पहले क्या था कि बहुत रेकी करना तो मुश्किल होता था, अब ड्रोन से ही वो पूरा एरियल सर्वे कर लेते हैं उसका कि कहाँ से आसान है, वहाँ से ये घुस जाता है। तो ये एक ड्रोन जो है, ये वॉरफेयर का में एक नया वो आ गया है जिसका असर हम पर बहुत पड़ रहा है। और मैं तो खुद, मैं पंजाब में जब मैं यंग ऑफिसर था तो उस समय ये बॉर्डर फेंसिंग नहीं था, उस समय मैंने हालात देखे। तो पूरा जो आपका खालिस्तान मूवमेंट हुआ है वो इसी कारण हुआ कि आना जाना इतना आसान था। आपने एक नाका चूज़ किया, वहाँ पर ढर 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 ऑटोमेटिक ओपन किए, उसी के आड़ में लोग निकल गए। फिर ये बॉर्डर फेंसिंग आया और फिर मैंने देखा कि उससे बहुत फ़र्क पड़ गया। लेकिन अब ये ड्रोन जो है, ये एक नई चुनौती है इसमें। लेकिन इन सब के बीच में, जैसा मैंने कहा, कुछ अच्छी चीज़ें हो रही हैं, राष्ट्रवाद की लहर फैल रही है। जो काम पहले राजनीतिक नहीं कर सकते वो आम जनता कर रही है, और उसका एक कारण है ये जो आपके मोबाइल फ़ोन का जो रेवोल्यूशन है। मैं लोगों को कहता हूँ कि एक आम आदमी के पास जो अभी कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ है, 80 के दशक में, 1980s में, वो प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के पास भी नहीं था। ठीक है, तो वो फ़र्क आ रहा है। तो सच को नहीं रोका जा सकता है। आज देखिए, आज बॉलीवुड में लोगों ने 2-2 फिल्में बाइकॉट कर दी। लोगों को इतिहास का जो विकृत रूप जो पेश किया गया था, इतिहास सुधर रहा है प्रोफेसर्स द्वारा नहीं, क्योंकि सारे ये ज़्यादातर ये लेफ्टिस्ट ने ये सारे यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने घुसपैठ कर लिया था। वो बदलाव आ रहा है। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि जो टारगेट है आज के वॉरफेयर का, वो एक्चुअली सिविल सोसाइटी है। आपने देखा किस तरीके से एक यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट था उसको किस तरीके से हटा दिया गया। वो तो ड्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट था थ्रू सिविल सोसाइटी। आपको याद है कि ट्रंप को किस तरीके से ही हैज टू गो इनटू हाइडिंग बिकॉज सिविल सोसाइटी ने वो करवा दिया। इस मामले में चाइनीज वो है, उन्होंने अपना पूरा आयरन कर्टन लगाया हुआ है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। और यहां तक कि आप देखो आज जो भी उइगर मुसलमानों के साथ हो रहा था, कोई ना उसका ओआईसी उसकी भर्त्सना करता है, कोई ना हमारे यहाँ के मुसलमान उसकी भर्त्सना नहीं करते हैं। तो किस तरह की ये साजिश है देश के खिलाफ, ये लोगों को समझना चाहिए। तो मैंने सोचा कि ये 2010 से 2022 की जो जर्नी है, किस तरीके से बदलाव आया है, कौन कौन सी चीज़ों में एक ये हुआ है। बाकी बदलाव तो फॉरेन पॉलिसी में आप देख ही रहे हैं, बहुत दृढ़ और मजबूत फॉरेन पॉलिसी हमने पूरे रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पे वो दिखाया है। भारत की शाख इन 12 साल में ज़रूर बढ़ी है, इसको आप ये नहीं कर सकते। बट जहाँ तक थ्रेट परसेप्शन का सवाल है, तो ये कुछ खतरे थे जो कि मैंने कहा ये सबसे बड़ा खतरा मैं इसको मानता हूँ। लुक एट दिस, अगर ये धूमिल हुआ है तो ये जो ग्रीन कॉरिडोर जो है, ये जो कि ये अल कायदा और ये पूरे इंडिया को स्ट्रैंगल कर रहा है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इतना विस्तार से समझाने के लिए। इसको बहुत बहुत धन्यवाद।